विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार नारायण सिंह, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बायतू बाड़मेर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 तक के इतिहास के विषय में अध्ययन किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम भी अन्य पाठ्यक्रमों के समान 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम इकाई के अंतर्गत सामंतवाद का उत्थान एवं पतन। यूरोप का सामंतवाद राजस्थान के सामंतवाद से प्रकृत्या भिन्न है। राजस्थान का सामंतवाद एक प्रकार से पारिवारिक सामंतवाद था, अर्थात राजा के सामंतगण उसके परिवार के सदस्य होते थे, परिवार के नाते रिश्तेदार होते थे। जबकि यूरोपीय सामंतवाद स्वामी सेवक वाला सामंतवाद था, राजा के सामंत उसके सेवक होते थे। इस सामंतवाद के कारण यूरोप के अंदर केंद्रीय शक्ति का किस प्रकार पराभव हुआ और सामंतों का किस प्रकार से उद्भव हुआ, इसके विषय में चर्चा की जाएगी और बाद में किन कारणों से सामंतवाद का पतन हुआ और यूरोप के अंदर एक नया युग प्रारंभ हुआ, उसकी भी चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात जब सामंतवाद का पतन हुआ तो यूरोप में जो मानसिक बंधन थे वो समाप्त हुए और एक नया युग आरंभ हुआ। इसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ तो सोए हुए से जागना होता है, लेकिन ये एक प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में एक नई जागृति का द्योतक है। इसके कारणों के अंतर्गत सबसे प्रमुख कारण धर्म युद्धों को माना जाता है, जिनके कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और वहाँ से जितने भी बुद्धिजीवी थे, कलाकार थे, वो सब पलायन करके यूरोप के विभिन्न देशों में आकर बस गए। चूँकि सबसे पहले इटली आता था, इसलिए पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ। और पुनर्जागरण के अन्य कारण जैसे भौगोलिक अन्वेषण है, जैसे बुद्धिवादी दृष्टिकोण का आरंभ है, जैसे स्कॉलिस्टिक और अन्य मानववादी विचारधाराएं हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। धर्म सुधार आंदोलन अगला बिंदु रहेगा, जिसके कारण यानी पोप ने किस प्रकार से अपना एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित कर रखा था और धर्म को रूढ़ियों से ग्रस्त कर रखा था, इसकी चर्चा होगी। और धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में चर्चा की जाएगी। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य कारण के रूप में आप इंडल्जेंसेज यानी पाप मोचन पत्रों को ले सकते हैं। मार्टिन लूथर ने इन रूढ़ियों के खिलाफ 95 बिंदुओं का एक दस्तावेज चर्च पर लगा दिया था और जिससे बहुत जागृति हुई और कालांतर के अंदर धर्म सुधार आंदोलन ने गति पकड़ी और ईसाई धर्म रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभक्त हो गया। चौथा बिंदु होगा वाणिज्यवाद, जिसके अर्थ, विशेषताएं और प्रभाव, इसकी चर्चा की जाएगी। वाणिज्यवाद का अर्थ होता है एक प्रकार से मुद्रा के स्थान पर कीमती धातुओं, सोने और चांदी को महत्व प्रदान करना, और इसके कारण किस प्रकार से यूरोपीय आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। उपनिवेशवाद वाणिज्यवाद का ही एक अन्योन्याश्रित पहलू है और इसके कारण प्रभाव उपनिवेशवाद कारण से ये बढ़ा और इसके कारण उपनिवेशवाद बढ़ा। उपनिवेशवाद इसी के कारण बढ़ा और भौगोलिक अन्वेषण भी वाणिज्यवाद के प्रभाव का एक द्योतक है। इकाई नंबर 2 के अंतर्गत कृषि क्रांति पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार कृषि के अंतर्गत नवीन साधनों का इस्तेमाल किए जाने से यूरोप में कृषि उपज बढ़ी। इसी का दूसरा एक भाग था
औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत किस प्रकार से कृषि के समानांतर वस्त्र उद्योग में, लोहा उद्योग में प्रगति हुई और किस प्रकार से यातायात के साधनों का विकास हुआ। जो काम 10 श्रमिक मिलकर एक दिन में कर सकते थे, वो काम एक श्रमिक 1 घंटे में करने लगा। और औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप का जनजीवन बहुत परिवर्तित हो गया। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र कम हुआ और नगरीय क्षेत्र बढ़ने लगा, और नगरीय क्षेत्र बढ़ने से नगरीकरण की बुराइयां भी समाज के अंदर उत्पन्न हो गई। गौरवपूर्ण क्रांति, यह इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति है, जिसके अंतर्गत राजा की शक्तियों पर संसद की शक्ति का बिना किसी खून खराबे के प्राधान्य स्थापित हुआ, और सम्राट जेम्स की हठधर्मिता के कारण यह शुरू हुआ था, और उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र पूरी शिद्दत से स्थापित हो गया। 1215 के मैग्ना कार्टा की चरम परिणति ये क्रांति थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम तीसरा बिंदु है। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध अमेरिका के लोगों का एक जागरण था, जिसका मूल वाक्य था नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसके लिए अमेरिका में स्थापित जो 13 उपनिवेश थे, उन्होंने समवेत रूप से इंग्लैंड के विरुद्ध प्रयास किया, और 1763 में बोस्टन की टी पार्टी हुई, जिसमें भारत से आई चाय को समुद्र में, पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। अंततः 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक मील का पत्थर दिन माना जाता है, जिस दिन इन्होंने उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और स्वतंत्रता का संघर्ष एक नई गति को प्राप्त हुआ। और इसका महत्व यह है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने सभी साम्राज्यवादी देशों और उपनिवेशों को संदेश दिया कि उन्हें केवल अपने आर्थिक हितों की मंडी मानकर नहीं रखा जा सकता, और उनका अपना अस्तित्व भी है और उसका महत्व भी है। चौथा बिंदु फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजा लुई 16वां और रानी मारी एंटोनेट की महत्वाकांक्षी और प्रजाविमुख नीतियां थी, जिसके कारण पूरा फ्रांसीसी समाज एकजुट हो गया। इन कारणों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारणों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रजा के मध्यम वर्ग ने, जो वहाँ की एस्टेट्स जनरल थी, उसके एक अंग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अधिवेशन को लेकर ही यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। और इसके समानांतर बौद्धिक लोगों, जिनमें वोल्टेयर, डिडरो, मोंटेस्क्यू प्रमुख हैं, उन्होंने भी अपने अपने सिद्धांतों की आहुति दी। इस फ्रांसीसी क्रांति के मूल वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही इसकी मुख्य परिणाम कहे जा सकते हैं। इस क्रांति के कारण फ्रांस से राजतंत्र समाप्त हो गया, जिसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ा। वहाँ भी जन आंदोलन बल पकड़ने लगे। इकाई 3 के अंतर्गत 19वीं-20वीं शताब्दी में इंग्लैंड के संसदीय सुधारों पर समय समय पर जो नियम पारित किए गए, 1832 के, 1867 के, 1911 के, इन सब पर विचार किया जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि इटली के कोर्सिका में 1769 में जन्मा था, उसके द्वारा फ्रांस के अधिनायक के रूप में संपूर्ण यूरोप पर अधिकार स्थापित करने की चर्चा की जाएगी, और किस प्रकार से उसने अपनी महाद्वीपीय नीति लागू करके इंग्लैंड को अलग थलग करने का प्रयास किया था, इस विषय में भी चर्चा की जाएगी। नेपोलियन के विधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है नेपोलियन की उपलब्धियों के अंतर्गत। लेकिन
नेपोलियन की महत्वाकांक्षा और विशेषकर रूस पर आक्रमण के बाद नेपोलियन का जिस प्रकार से पतन हुआ उसकी भी चर्चा की जाएगी। और नेपोलियन के पतन के अंतर्गत दो युद्ध मील का पत्थर कहे जाते हैं। प्रथम 1814 का लिप्जिग युद्ध और द्वितीय 1815 का वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन की 1821 में मृत्यु के बाद एक प्रकार से एक साम्राज्यवादी स्तंभ धराशायी हो गया। नेपोलियन के द्वारा यूरोप पर अधिकार कर लिए जाने से यूरोप की जो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी उसे पुनर्स्थापित करने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस के पश्चात यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की गई, जिसकी चर्चा की जाएगी। इसी संयुक्त व्यवस्था का एक स्तंभ था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। उसके द्वारा इटली और जर्मनी को जिस प्रकार से विभक्त करने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध जो आंदोलन उठा जिसने कालांतर में इटली और जर्मनी के एकीकरण को जन्म दिया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इटली के एकीकरण के अंतर्गत मेजिनी और उसकी यंग इटली का महत्वपूर्ण योगदान था। तत्पश्चात वहाँ के प्रधानमंत्री कैवूर और फ्रांस के साथ उसकी संधि का महत्वपूर्ण योगदान था। और तत्पश्चात गैरिबाल्डी के सशस्त्र संघर्ष का भी इसमें बहुत योगदान था। इस प्रकार से इन तीनों महानुभावों ने इटली के एकीकरण को जन्म दिया। जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत एक व्यापारिक संघ जॉलवेरिन का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु असली कार्य फ्रेडरिक विलियम प्रथम के बाद उसके चांसलर बिस्मार्क के द्वारा किया गया, जिसने अपनी रणनीति से ऐसा जाल बनाया कि ऑस्ट्रिया उसका मुकाबला कर नहीं सका। इस एकीकरण के अंतर्गत 3 बड़े युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध डेनमार्क का 1863 ईस्वी में, दूसरा युद्ध सेडोवा का ऑस्ट्रिया के साथ 1866 ईस्वी में, और तीसरा और अंतिम युद्ध फ्रांस के साथ सीडान का 1870 ईस्वी में। तो इस सीडान युद्ध के साथ ही जहां जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, वहीं रोम पर अधिकार के साथ इटली का एकीकरण भी संपन्न हो गया। अगला बिंदु नवीन साम्राज्यवाद का उदय है। यह साम्राज्यवाद भूमि पर अधिकार से अधिक वहाँ उपनिवेशवाद और कच्चा माल प्राप्त करके पक्के माल के बाजार के रूप में उनको उपयोग करने के से संबंधित था। इकाई नंबर 4 के अंदर प्रथम बिंदु के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम की चर्चा की जाएगी। इसके प्रमुख कारणों के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद, समाचार पत्रों का विशाला प्रचार, सैनिक गठबंधन, शस्त्रीकरण की विफलता, एक विश्व शांति संस्था का अभाव, जर्मनी की आक्रामक नीति, इन मुख्य कारणों को स्थान दिया जा सकता है। लेकिन तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की सेराजेवो में बोस्निया के आतंकवादी द्वारा 28 जून 1914 को की गई हत्या को कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप महाविनाश हुआ। यद्यपि ध्रुवी राष्ट्रों की पराजय हुई, लेकिन मित्र राष्ट्र भी विनाश की विभीषिका से बच नहीं सके, और इसके परिणाम स्वरूप कई कठोर संधियां अस्तित्व में आईं, जो कालांतर में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। जैसे वर्साय की संधि, यह पेरिस शांति सम्मेलन का एक अंग थी, जो अमेरिका के वुडरो विल्सन के कारण संपन्न हुआ था। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी का पददलन था, जिसके परिणाम स्वरूप हिटलर का अभ्युदय हुआ, और इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही एक विश्व संस्था राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। बोल्शेविक क्रांति यह रूस में हुई थी, वहाँ के ज़ार के विरुद्ध। इसके कारण थे वहाँ मजदूरों और किसानों का दमन, विशेष करके वहाँ के जार और जारीना की
प्रजाविमुख नीति और एक तांत्रिक रासपुटीन का उन पर अत्यधिक प्रभाव। इस क्रांति का नेतृत्व 1917 ईस्वी में लेनिन ने किया था और ये बोल्शेविक क्रांति रूस को सोवियत संघ में बदलकर वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना की कारक बनी। इसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद की लहर यूरोप में फैलने लगी और यूरोप के अन्य राज्य सशंकित रहने लगे और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अंदर साम्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। पेरिस शांति समझौता, यह प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों को दंडित करने के लिए की गई संधियों का एक सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई, तुर्की के साथ सेवर की संधि गई। इस प्रकार से अनेक संधियां अस्तित्व में आईं। इकाई 5 में नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय। नाजीवाद हिटलर ने जर्मनी के अंदर उद्भव किया था। हिटलर की पार्टी का नाम नाज़ी दल था, उल्टा स्वस्तिक जिसका चिन्ह था। तो इसी के साथ हिटलर के अभ्युदय को इंगित किया जाएगा। हिटलर ने किस प्रकार इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति का लाभ उठाते हुए यूरोप के अनेक भागों पर अपना आधिपत्य कर लिया और किस प्रकार से उसने अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया। इसी के समानांतर इटली में मुसोलिनी ने किस प्रकार से फांसीवाद को बढ़ाया और उसकी स्वयंसेवक इटली में किस प्रकार से छा गए और वहाँ भी तानाशाही को जिस प्रकार से बढ़ावा मिला, इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। राष्ट्रसंघ, यह पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत वर्साय की संधि से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसे बदनाम माँ की बदनाम बेटी कहा जाता है। इसका जन्म विश्व में शांति के लिए हुआ था। विश्व में शांति बनाए रखना और युद्धों को रोकना इसका उद्देश्य था। इसका संगठन जिनेवा के अंदर स्थापित किया गया था और इसकी उपलब्धियां जहां शक्तिशाली राष्ट्र नहीं थे संबद्ध, वहां तो पर्याप्त थी, और जहां शक्तिशाली राष्ट्र संबद्ध थे वहां ये वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन यह असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोक नहीं सका। इसकी असफलता के अनेक कारण थे, जिनमें मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों के प्रति तुष्टीकरण की नीति और विशेषकर इसके संस्थापक अमेरिका के वुड्रो विल्सन का अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनने देना था। अंतिम बिंदु होगा राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रसंघ की ही परंपरा में एक अगली विश्व संस्था थी, जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आगामी वर्षों में युद्ध को रोकने से बचाना था। जहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध मुख्यतः हिटलर की अत्यधिक सफलता और मित्र राष्ट्रों की विफलता का कारण था। इसके भी मुख्य कारणों के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद, धुरी राष्ट्रों का उच्छृंखल रवैया, जर्मनी, जापान और इटली की संधि और इंग्लैंड के द्वारा लगातार हिटलर का तुष्टीकरण करना, समाचार पत्रों का विशाला प्रचार, शस्त्रीकरण की विफलता आदि अन्य कारण इसके थे। और जब ये युद्ध बेल्जियम पर और हिटलर के हमले के साथ आरंभ हो गया, तो इसके पश्चात सभी राष्ट्र इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सम्मिलित हुए और 1942 में सोवियत संघ भी इसमें सम्मिलित हो गया। इसके परिणाम बहुत विनाशकारी थे। असंख्य लोग मारे गए और असंख्य जनधन की हानि हुई। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका ये था कि इससे विश्व दो गुटों में बंट गया, जिनका नेतृत्व क्रमशः
अमेरिका सोवियत संघ द्वारा किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के निर्बल पड़ जाने के कारण फिर उपनिवेशों की स्वतंत्रता की लहर आ गई, जिसके अंतर्गत एशिया और अफ्रीका के अनेक देश क्रमशः स्वतंत्र हुए और इस प्रकार से एक नए युग का आरंभ हुआ और साथ ही शीत युद्ध भी आरंभ हो गया, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बिना किसी हिंसक संघर्ष के वैचारिक रूप से चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म इसी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। इसके संगठन के अंतर्गत इसके 6 अंग रखे गए, जिनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप या न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इसका सचिवालय, जहाँ से इसका सारी व्यवस्था का संचालन होता था। तो संक्षेप में ये विश्व का इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा है। धन्यवाद।